दोस्तों, दुनिया भर में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जो माँ बाप अपनी खुशियों का, अपने सपनों का गला घोटकर अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह अपने माँ बाप को संभाल सके, उनके सपनों को पूरा कर सके, और किसी सामान की तरह वृद्धाश्रम में फेंक आते हैं। अगर आप कभी वृद्धाश्रम जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें और उनसे पूछें कि उनका बेटा क्या करता है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऑफिसर है, बिजनेसमैन है। कोई भी यह नहीं कहेगा कि उनका बेटा अनपढ़ है, क्योंकि अनपढ़ों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम जाते ही नहीं हैं। यह सुनने में कड़वा है, पर 100% सच है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप रो देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुनो, बाबूजी तुम्हें बुला रहे थे। ऑफिस जाने से पहले उनसे मिल लेना ज़रा। अंकिता ने बिस्तर समेटते हुए कहा। ओह, मैं तो तंग आ गया हूँ। देखना आज फिर वही बात कहेंगे, मेरे चश्मे की डंडी टूट गई है, ठीक करा दो। कितनी बार कह चुका हूँ, आजकल वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन बाबूजी को समझ में ही नहीं आता। देखना आज फिर वही बात दोहराएंगे। राहुल का स्वर झल्लाहट से भरा था। कोई बात नहीं, तुम एक बार उनके कमरे में होते जाना, अब बुला रहे हैं तो, अंकिता ने समझाते हुए कहा। पर अंकिता, मेरे कान पक गए हैं, उनका चश्मा नहीं हुआ, मेरी आफत हो गई। राहुल ने आईने में देखकर अपनी टाई जरा सी हिलाई और बैग उठाकर नीचे की ओर चल दिया। अंकिता भी सीढ़ियों पर उसके पीछे चल दी। बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? मुझे बुलाया आपने? राहुल लगभग चीखता सा रसोई के साथ सटे माता पिता के कमरे में दाखिल हुआ। हाँ नीलू, तैयार हो गया बेटा तुम? बेटा, दफ्तर कैसा चल रहा है? और वो कॉन्ट्रैक्ट का? बाबूजी की आवाज़ राहुल के स्वर तले दब गई। आपने मुझे बुलाया था, मैं पूछ रहा हूँ, आपको क्या काम है मुझसे? जल्दी बताइए, मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है नीलू, तू जा, मैं शाम को बात कर लूँगा। ओहो, शाम को भी मेरे पास वक्त नहीं है। अंकिता और मुझे मिश्रा जी के लड़के की शादी में जाना है। आप अभी बताइए। मैं तो बस वो बेटा, वो मेरा चश्मा, उसकी डंडी ज़रा। बाबूजी, आप मुझे पिछले 1 हफ्ते से यह बात कह रहे हैं और मैं आपको पिछले 1 हफ्ते से एक ही जवाब दे रहा हूँ कि आजकल मेरे पास वक्त नहीं है, मैं व्यस्त चल रहा हूँ। विदेश के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने हैं मुझे। वो बेटा, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि चश्मे के बिना मेरा गुजारा नहीं है। कितने दिन से रामायण भी नहीं पढ़ सका, पूजा पाठ अटका पड़ा है। अगर इतनी तंगी है तो कुछ दिन माँ का चश्मा लगा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तेरी माँ भी तो बेटा सारा दिन चश्मा चढ़ाए रहती है, उसका नंबर भी कम है, मेरे काम नहीं आता। तू ज़रा जल्दी मेरा यह काम कर देना। ठीक है, मैंने सुन लिया। जब भी ऑफिस का काम कम होगा आपको नया चश्मा ला दूंगा, पर अब दोबारा मत कहिए। ऐसा कहकर राहुल कार की तरफ बाहर को मुड़ गया। दुर्गा प्रसाद उपाध्याय भारतीय जीवन बीमा निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनकी धर्मपत्नी रमा देवी ईश्वर में विश्वास रखने वाली पतिव्रता और साधारण सी स्त्री है। सारी उम्र रमा देवी अपने पति का मानसिक संबल बनी रही हैं। हर तरह की परिस्थितियों में अपने पति का साथ निभाती आई हैं। दुर्गा प्रसाद अपने दफ्तर में और परिचितों में काफ़ी ईमानदार रहे हैं। अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा और अपने साधारण मगर प्रभावशाली व्यक्तित्व से जाने जाते रहे हैं। यह बात और है कि पिछले कुछ वर्षों से उनकी इस साख में कमी सी आ गई है। शायद उनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनका विस्तार सिमट सा गया है। उनकी दुनिया अब उनके कमरे तक और पास के सत्संग भवन तक ही सीमित हो गई है। राहुल यानी नीलू दुर्गा प्रसाद और रमा देवी की एकमात्र संतान है। राहुल की शादी हुए 7-8 साल हो चुके हैं। उसकी पत्नी अंकिता, जो है तो गृहस्थिन, पर घर पर कम ही रहती है। राहुल एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। गाड़ी, बंगला, पैसा, नाम, इज्जत, शान
होने के साथ साथ उनका एक बेटा भी है। राहुल और अंकिता के 6 वर्ष का बेटा आशुतोष यानी आशु। आशुतोष 4th कक्षा में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। कुल मिलाकर एक खुशहाल परिवार जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर थोड़ी बहुत कमी आई भी थी तो वह माता पिता और बेटे के रिश्ते में आई। आज भी राहुल हमेशा की तरह व्यस्त है और बाबूजी का चश्मा ठीक कराने का वक्त नहीं है उसके पास। उसने तो अंकिता से कहा था कि 2 बार इसी चश्मे को जुड़वा चुका हूँ, अब की बार नया चश्मा ला दूंगा। अंकिता ने समझाया, अभी क्या ज़रूरत है नए चश्मे की, उसी को जुड़वा दीजिए ना। वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि बाबूजी को फिजूल खर्च से कितनी घृणा है। शाम का वक्त है। अंकिता आंसू के कपड़े बदलते हुए, अच्छा और क्या क्या हुआ आज स्कूल में? वो स्पैरो वाली पोएम सुनाई मैम को? हाँ माँ, सुनाई। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना अच्छा है। सुमन, सुमन इधर आना तो। सुमन, आज शाम को मैं और साहब किसी की शादी में जा रहे हैं। आंसू का सारा होमवर्क करा देना और दूध याद से देना। इसे नीचे भेजने की ज़रूरत नहीं है। आंसू बेटा, अगर खेलना हो तो बाहर फुटबॉल खेल लेना और होमवर्क खत्म होने के बाद। यह नसीहतें अंकिता लगभग रोज ही देती। लगता है राहुल आ गए। आशु, आंसू बेटा हम जा रहे हैं, अंकिता ने आईने में अपना झुमका ठीक करते हुए कहा। बाय मम्मी। आंसू ने बाय की मुद्रा में हाथ हिलाया। ओहो अंकिता, मैं थक कर चूर हो गया। कपड़े तक बदलने की हिम्मत नहीं। सारा दिन नकली सी बनावटी मुस्कान के साथ खाना, उनके साथ व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए उनके आगे पीछे घूमना। बोर हो गया हूँ मैं। कोई बदलाव नहीं है। कभी करोड़ का नफ़ा, कभी लाख का नुकसान। राहुल बिखरता हुआ बोला, सच कहूँ तो तुम खुद ही अपनी इस हालत के जिम्मेदार हो। राहुल, अंकिता तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि मैं यह सब ना करूं? अरे नौकरी छूट जाएगी। मैंने कब कहा कि तुम यह सब ना करो? कभी तुमने रोहित और सीमा को देखा है? तुम्हारे साथ काम करता है रोहित। उसकी भी आंसू की उम्र की एक बेटी है। कितने सुखी हैं दोनों। कितना नयापन है उनकी ज़िंदगी में। कभी शिमला जाते हैं, कभी ऊटी। पिछले साल अमेरिका घूमने गए थे। एक हम हैं कि खड़े पानी की तरह एक ही जगह सड़ रहे हैं। अंकिता तुम तो जानती हो रोहित और मुझ में कितना फ़र्क है। उसके सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे सिर पर बाबूजी माँ दोनों की जिम्मेदारी है। याद है जब हम तुम्हारी चचेरी बहन की शादी में 2 दिन के लिए मुंबई गए थे, माँ का पाँव फिसल गया था, बाबूजी को अस्थमा का दौरा पड़ गया था। हमें उनकी देखभाल भी तो करनी है। इस उम्र में उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। वही तो मैं कह रही हूँ। तुम खुद बताओ, रोहित के भी पिता जीवित हैं, पर उसने उन्हें ठिकाने पर लगा दिया है। अंकिता, तुम्हें मालूम है कि रोहित के पिता वृद्धाश्रम में हैं, फिर भी इस तरह की बात कर रही हो। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कोई गुनाह करने चले हो। जायज़ सी बात है, पूरे आत्मविश्वास से भरी अंकिता ने कहा। कल सुबह ही बात करो। अगले दिन रविवार की सुबह होने के कारण आलस सा था। अंकिता और राहुल 8 साढ़े 8 बजे तो सोकर उठे। आंसू अभी सो रहा था। राहुल को उठते ही अखबार चाहिए था, सो वह नीचे जाकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ने लगा। सुनो राहुल, वो रात वाली बात करो ना बाबूजी और माँ से। अच्छा बाबा, ठीक है। बाबूजी कहाँ हैं आप? ज़रा यहाँ तो आइए, ज़रा माँ को भी बुलाइए। सुनकर बाबूजी थोड़ा सकपकाए। माँ को, अच्छा सुनती हो, ज़रा यहाँ आना, नीलू बुला रहा है, जल्दी आओ। तभी आदेश पाकर माँ बगल में आ खड़ी हुई। बाबूजी, माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ? बोल बेटा, क्या बात है? वो हम सोच रहे थे कि। क्या बात है नीलू, साफ साफ बता ना। बाबूजी का स्वर ढीला सा पड़ गया था। बाबूजी, वृद्धाश्रम में सारी सुविधाएं हैं। वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम, वृद्धों का आश्रम। ओह, हमें घर से निकालने के आदेश दे रहे हो। और हम भी कितने मूर्ख हैं, समझ ही नहीं पा रहे। बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। वहाँ मंदिर है, आपकी उम्र के लोग हैं, वहाँ आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं।
अब राहुल की माँ की बोलने की बारी थी। ज़रूरत, सुविधा, हाँ सब होगा वहाँ। औलाद के ठुकराए बूढ़ों की सुविधा के लिए सब होगा। पर नीलू, तू होगा वहाँ, हमारा इकलौता बेटा होगा वहाँ। अंकिता, हमारी बेटी जैसी बहू होगी वहाँ। मेरा प्यारा पोता, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा आशू होगा वहाँ। नहीं, तुम सब नहीं होंगे वहाँ, बाकी सब सुविधाएं होंगी, है ना मेरे लाल। रमा देवी का गला रुध गया। अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? राहुल, तू बस कल हमें चाहे जहाँ फेंक आना। आज का दिन शरण दे दे बस। सोमवार को राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। सिर भारी हो रहा था। अंकिता खुश नजर आ रही थी। राहुल बेटा, कहाँ जाना है हमें? हम दोनों तैयार बैठे हैं, आइए सामान गाड़ी में रख देते हैं, राहुल ने बाहर की ओर आते हुए कहा। सामान कार पर लादा गया। सामान में 2 जंग लगे बक्से, एक बोरी और एक थैला था। आंसू भी अपने दादा दादी को छोड़ने साथ जा रहा था। आश्रम घर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। रास्ता सन्नाटे में कटा, चुप्पी सी छाई रही। अचानक दुर्गा प्रसाद के हैरानी से भरे स्वर ने सन्नाटा तोड़ा। संध्या। ओह, संध्या नाम है इस आश्रम का। हमारा भी यह जीवन संध्या ही है। क्यों भगवान? दुर्गा प्रसाद ने आश्रम के बाहर टंगे लकड़ी के बोर्ड को पढ़ते हुए कहा। अंदर जाकर राहुल ने सभी औपचारिकताएं पूरी की। करीब 1 घंटा लग गया। अंकिता औपचारिकताएं पूरी करने में राहुल की पूरी मदद कर रही थी, मानो किसी उत्सव की तैयारी कर रही हो। बाबूजी, सब काम हो गया आपका। कमरा नंबर 11 है। चलिए हम आपको छोड़ आएं। मेरा सामान मत उठाओ, चाबी मुझे दे दो। राहुल, तुम अपनी बीवी बच्चे के साथ घर जाओ, हम खुद चले जाएंगे। तुम जाओ। बाबूजी, मेरी बात तो सुनो। अब के बाद कभी मुझे बाबूजी मत बुलाना। जाओ यहाँ से। हम आपसे हर हफ्ते मिलने आएंगे, यहाँ कभी मत आना। पेंशन का पता बदलवा देना। जाओ अब। राहुल का गला रो आया। माँ, तुम तो हमसे मिलोगी। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जा अब। आंसू, सुन, इधर आ बेटा। यहाँ कुछ पैसे रख। परसों तेरा जन्मदिन है ना, कोई अच्छा सा तोहफा खरीद लेना। ऐसा कहकर रमा देवी और दुर्गा प्रसाद पीछे को मुड़ गए। दुर्गा प्रसाद का गला रूंध रहा था। सिसकियाँ रोके रुक नहीं रही थी। आंसू बहे जा रहे थे। टांगे कांप रही थी। आखिर खून बिछड़ रहा था। अब संध्या का समय हो रहा था। दुर्गा प्रसाद और रमा देवी कमरा नंबर 11 में खामोश बैठे थे। आंखें लाल थी, आंसू थम चुके थे। तभी दुर्गा प्रसाद ने खामोशी तोड़ी। सुनो, संध्या हो रही है, बत्ती जला दो। रमा देवी ने उठकर बत्ती का बटन दबाया, पर बत्ती नहीं थी। दोनों सुन्न बैठे रहे। संध्या का अंधेरा गहरा होता चला गया। दोस्तों, इस कहानी में एक बात ध्यान देने योग्य है। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटे को ही कोसते हैं, लेकिन दुनिया वाले ये कैसे भूल जाते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने में किसी की बेटी का ही अहम रोल होता है। वरना लोग अपने माँ बाप को शादी से पहले ही वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। संस्कार बेटियों को भी दें, ताकि कोई बेटे को ना कोसे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।